बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मार्का हक तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल, पाक अफवाज पर दुश्मन की धाक। और इसके साथ साथ जो है वो हमने ये देखना है कि जो आने वाले वक्त के अंदर जो सिंदूर ऑपरेशन की बात करता है भारत और बार बार कहता है कि जो ऑपरेशन जारी है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उसके साथ साथ पूरी कौम जो है उसने यकजहती का मुजाहरा किया इस मौके पर। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में कुछ जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल इस वक्त अफेयर्स चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। जावेद बलोच साहब, सीनियर तहरीकार, हमारा साथ दे रहे हैं। बलोच साहब, आपका शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारा साथ दे रहे हैं। खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी हमारा जो स्कोर था वो 8 था, उनका 0 था। उनके भारतीय मीडिया ने जिस तरह से प्ले किया, जिस तरीके से उनको सुबकी उठानी पड़ी दुनिया भर में, वो पूरी दुनिया ने देखी। और उसके बाद पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों पे कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद भारत कहता है कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आपको उसके तसलसल में कोई चीज़ नज़र आ रही है गुज़श्ता 1 साल में? देखिए, पहली बात है तो पूरी कौम को बहुत बहुत जो पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। बुनियानुल मंसूर जो एक हमारा था, लॉन्च था हमारी, वो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किस तरह, किस बहादुरी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड इंडिया के राफेल तैयारों को निस्तर नाबूद कर दिया। और हमारे जो गुडविल एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के दुनिया भर में, जनाब ट्रंप साहब उन्होंने जिस अंदाज में हमारी पजीराई की, जिस तरह हमारे 6 से 7, 7 से 8 वो 12 तक ले गए। यकीनन उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा होगा। देखिए, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान को जो फतह नसीब हुई, और जिस तरह इंडिया पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हवाले से, और या दहशतगर्दी कैंपों के हवाले से क्रॉस दी बॉर्डर जो कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन अल्लाह ताला का करना क्या हुआ कि 6 से लेकर 10 मई 2025 तक जिस तरह पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस बहादुरी के साथ, देखिए हम पे तो एग्रेशन हुआ था, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया था। आपको देखो कि पहले 3-4 रोज़ तो पूरी कौम देख रही थी कि क्या हो रहा है, कि हमारी मुसल्लह अफवाज क्यों नहीं अटैक कर रही। लेकिन फिर आपने देखा कि 10 मई को क्या हुआ कि इंडिया ने घुटने टेक दिए और बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बीच में इंटरवेन करना पड़ा। ये किसकी कामयाबी है? ये पूरी कौम की कामयाबी है। गो कि हमारा शुरू दिन से यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म हो, जनरल असम्बली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, हमारा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाई की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान पीसफुल मुल्क है, पाकिस्तान पीस को प्रमोट करता है, पाकिस्तान जंगों के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर जंग आप पे ठोंसी जाए, जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाएँ और नाम पाकिस्तान का लगा दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि 10 मई के बाद यकसर पॉलिसी बदल गई। जहाँ पाकिस्तान फ्रैंकली आइसोलेशन में था, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की सफारतकारी को मानती है। आज हम पीस मेकर का किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिएटर हैं, फैसिलिटेटर हैं। दुनिया हमारी बात सुन रही है, खित्ते में हमारी पॉलिसियों को सराहा जा रहा है। अब हो क्या रहा है? अब पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि जो दहशतगर्दी का लेबल है वो इंडिया पे लग रहा है। कल मैं देख रहा था कि कनाडा की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई है कि जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि रॉ के जो लोग हैं वो कनाडा में इन्वॉल्व हैं, जर्मनी में इन्वॉल्व है, अमेरिका में उन्होंने दहशतगर्दी की है। तो देखिए, जब अल्लाह ताला की कोई कामयाबियाँ देता है तो वो कामयाबियाँ पूरी कौम की कामयाबी होती हैं। और वो जो मुल्क पाकिस्तान है उसके देखें, लफ्ज़ पाकिस्तान कहा जाता है पहले, फिर पाकिस्तान की मिलिट्री और लीडरशिप आती है, फिर सिविलियन लीडरशिप आती है। लेकिन जिस अंदाज में हमारे सिपह सलार ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो अपनी मिसाल आप है। भले आपका सियासी जमातों से इख्तलाफ राय होना भी चाहिए, आपका किसी और से इख्तलाफ राय होना चाहिए, और लेकिन पाकिस्तान के मामले में अपनी मुसल्लह अफवाज के कामयाबियों के मेयार पर हम पूरी कौम अपने मुसल्लह अफवाज के इदारों के पीछे खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो कौम में यूनिटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी ये ब्यूटी है, डाइवर्सिटी है, कि हमारे चारों जो सूबे हैं, जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, हम एक हैं, हम एक कौम हैं, हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। और हमारी पूरी कौम ने साबित किया। और फिर आपने देखा होगा कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, 62% जी जनरेशन है, इसमें तो पहली दफ़ा ये जंगें देखी थी। लेकिन फिर मैं कहूँगा हम जंगों के ख़िलाफ़ हैं, हम अमन के रास्ते पर चलने वाले हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जब ईरान पर अटैक हुआ तो सबसे पहले जो
सफ़ेद परचम थामा तो हमारे सिपह सलार ने थामा, हमारी सिविलियन लीडरशिप ने थामा, हमारी पूरी कौम अपनी लीडरशिप के पीछे खड़ी हो गई और बिल आखिर वो स्याह परचम आज भी सरहदों पर नज़र आता है। और यही वजह है कि जब पहली दफ़ा जंग का रुकी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे सिपह सलार ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमन न सिर्फ कायम करने वाला है बल्कि अमन के लिए मीडिएशन का भी किरदार अदा कर सकता है। और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इस सफारतकारी की, मेरे ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बनने के बाद एक बेहतरीन मिसाल है और हमने पूरी दुनिया को बता दिया। अब आप देखें ना, आम पाकिस्तान भी बाहर जाता है तो आपका वो जब पूछे आप पाकिस्तान, ओ यस यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बिल्कुल तो मेरे ख्याल है कि ये अच्छी रवश है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करें। हाँ राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूं। एक मुझे कहने दीजिएगा, वो हमारे नौजवान जो हमारी हिफाजत करते हुए सरहदों पे शहीद हुए या वतन की मोहब्बत में वतन की आज़ादी का दिफा करते हुए उस जंग में शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जलबील की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे मुसल्लह अफ़वाज को सलामत रखे। ये कामयाबियाँ सबकी कामयाबी हैं, किसी एक शख्स की कामयाबियाँ नहीं है। और दुनिया में तारीख जब लिखी जाएगी तो नाम आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। जावेद बलोच साहब, सर बताइएगा, आप समझते हैं कि जो सफारती कामयाबियाँ अभी मिल रही हैं ये इस मार्का हक के बाद एक बहुत बड़ा मौका मिला अल्लाह की तरफ से हमें कि इस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर हुआ पूरी दुनिया में? देखिए उसामा, शुक्रिया। हम एक साल पहले अगर देखें और एक साल बाद का पाकिस्तान देखें तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साल पहले जो प्रोपेगेंडा था इंडिया का, पाकिस्तान का एक चेहरा जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा था दुनिया के साथ के हवाले से, और इस तरह की जो है वो चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही थी कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। और वो प्रोपेगेंडा उसका बिक भी रहा था। उस प्रोपेगेंडे पे दुनिया जो है उसकी बात मान भी रही थी उसामा। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा था कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकानमी है, बहुत बड़ी ताकत है, खित्ते की बड़ी ताकत है, और वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जब चाहे जो है वो विद इन हाफ एन आवर या एक घंटे के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब मार्का हक हुआ तो दुनिया ने देखा कि ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो एक आर्टिफिशियल एक चीज पेश की जा रही थी, दुनिया को फरोख्त की जा रही थी, वो सारी ड्रामे से नीचे गिर गई और दुनिया ने इंडिया का असल चेहरा देखा और दुनिया ने असल चेहरा पाकिस्तान का देखा कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने जिस तरह चंद घंटों में जो है अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत कहने वाले मुल्क को जो है वो शिकस्त थी, उसको चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये भी दुनिया की एक वाहिद मिसाल है कि आप विद इन नो टाइम जो है वो उसके राफेल गिरा दें, उसका रेडार सिस्टम जो है वो जैम कर दें, उसके सैटेलाइट जैम कर दें, उसकी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो सारे जैम हो जाए। तो ये दुनिया की वाहिद मिसाल है। इससे पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी डॉग फाइट हुई हो और जो है वो दुनिया ने देखी हो। फिर अब इस मार्का हक के बाद समा अगर हम देखें तो ये सारी कामयाबियां, ये सारी कामरानियां जो है वो मार्का हक के बाद जो है पाकिस्तान के नसीब में आई और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी ताकत है और कितने बहादुर अफवाज पाकिस्तान की कि उन्होंने जो है वो अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और फिर इसी वजह से आपने ये भी देखा कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आती गई और आप जो इंडिया है वो आइसोलेट होता गया। कहानी उल्टी शुरू होगी ना। और जब असल चेहरा सामने आया दुनिया के तो फिर दुनिया ने कहा कि नहीं भाई, ये तो सारा एक आर्टिफिशियल चीज थी, असल चीज तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को दुनिया अब तस्लीम भी कर रही है। पाकिस्तान जो है वो सरसी का किरदार भी अदा कर रहा है और पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो एक सुपर पावर और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, 47 साल का एक तनाज़ा है, जंग है, उसका सालिस है। और पाकिस्तान जो है वो ये पीस टॉक्स जो है वो होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान का एजाज़ है, पाकिस्तानी कौम का एजाज़ है और इस एजाज़ को हासिल करने के लिए एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है और कुर्बानियां हैं कि आप हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो कुर्बानियां दी, जंग लड़ी, जिस तरह हमारे शाहीनों ने फिजा में जंग लड़ी, जिस तरह हमारी साइबर फोर्स ने जो है
वो इंडिया की ऐसी की तैसी फेरी और इंडिया को मफलूज करके रख दिया। तो ये एक कंबाइंड एक जद्दोजहद थी, एक प्लान था जिसमें नेवी शामिल थी, जिसमें एयरफोर्स शामिल थी, जिसमें पाक फौज शामिल थी, हमारे अवाम शामिल थे। तो ये सारा मिल के जो है, जब ये मार्का हक आपका जीता गया और ऑपरेशन बनियान मरसूस जो है वो कामयाब हुआ, तो फिर दुनिया का ये पासा पलटा है बिल्कुल और सही। दुनिया ने पाकिस्तान का रुख किया उसामा के। अब पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया दूर कहीं खड़ा होके देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में क्या किरदार अदा कर रहा है। आज इंडिया का मीडिया, आज इंडिया के पार्लियामेंटेरियन, आज इंडिया की अपोजिशन, आज इंडिया की अवाम जो है वो उससे पूछ रही है कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, और पाकिस्तान जिसे तुम कहते थे कि ये एक फेल्ड स्टेट है, वो कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही है। खाकवानी साहब, मार्का हक पे तो ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन जो भारत की तरफ से उनके सियासी रहनुमाओं की जानिब से, अस्करी फोर्सेस की जानिब से बारहा और मीडिया की जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। तो आप समझते हैं कि भारत दोबारा मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म की हमाकत करने की कोशिश करेगा? देखें, इसमें जहां तक उनकी कह लें इंटेंशन का या उनका, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं। वो तो पाकिस्तान को एक हजीमत उठानी पड़ी है, एक बड़ी धचका लगा है। और आप देखें ना, जितने उससे पहले मार्का हक से पहले देखें, अभी जिस तरह जावेद बलोच साहब कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि वो एक उनका एक गरूर और उनका बड़ा एक तकब्बर और एक वो खास उनके जो एक एक रौनक अमेज रवैया है ना इंडिया का, वो अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं और पूरी दुनिया को तासर देते थे। ज़ाहिर उनके पास पैसा है, बहुत इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी है, तो वो बहुत जदीद हथियार, बहुत महंगे हथियार वो खरीद सकते हैं। राफेल के अलावा भी और भी जगहों पे जहाँ जहाँ से वो अरबों डॉलर की पता है, फ्रांस का डील चलती रहती है। अभी इसराइल के साथ इन्होंने डील की, देखे ना, ये बिलियन ऑफ डॉलर की जो डील हुई है अभी ईरान अमेरिका, ये जो इसराइल जंग से पहले जो विजिट है, जिसमें काफी सारी चीजें उसमें शायद उनको, मैं अभी तो कुछ डिटेल सामने आई, कुछ की तो शायद एग्जैक्ट ना हो, लेकिन भारत आयरन डोम की भी बात है और भी बहुत सी चीजों की बात है। अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम को और चीजों को वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं और वो कर सकते हैं। हमें इनकी तरफ से बिल्कुल खबरदार रहना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जितना बड़ा उनको धचका लगा है ना, पिछले साल जब पहुंचा है, अब वो अच्छी प्रॉपर तैयारी के बगैर उनके लिए आसान नहीं है। क्योंकि अब अगर दूसरी बार इनको ऐसी अजीमत उठानी पड़ी तो फिर समझो मोदी जी की, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, फिर एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। अभी एक बार तो वो किसी ने इस तरह मैनेज कर गए कि पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी, हमारे चैनल्स बंद कर दिए, अपना मीडिया उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है और पूरा शोर मचा के और एक फेक ग्लोबल वतनी की एक लहर की बना के ना, ताकि भाई वो, लेकिन दुनिया में ज़ाहिर है हर जगह, और आप देखें, जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, तो वो अमेरिका में, बरतानिया में और दुनिया के बहुत से मुल्कों में इंडियंस हैं। ज़ाहिर वहाँ के मीडिया ने तो खुल के कहा ना, हर जगह ही दुनिया के हर अहम अखबार ने, बरतानवी अखबार हो, अमेरिकन अखबार हो, यूरोपियन दीगर अखबार हो, सबने भारत पाकिस्तान के दावों को सपोर्ट किया ना। ज्यादा से ज्यादा किसी ने इनको रियायत दी तो ये कि 6 तैयारे नहीं गिरे या 8 नहीं गिरे, लेकिन राफेल के गिरना तो सबने ही कहा ना कि वो राफेल तो तबाह हुए, यानी वो नंबर आपको उस पर फर्क। लेकिन और फिर जब पाकिस्तान के लिए दिलचस्प मामला, प्रेसिडेंट ट्रम्प से बड़ा हमें पब्लिसिटी एजेंट क्या चाहिए, हर महीने बाद 15 दिन बाद वो बयान देते रहे कि हर दफा तैयारियां बढ़ाते गए। हाँ। मेरे ख्याल आखिर में तो वो 11 तक पहुंच गए थे, 12 तक साल ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बना दिया था। तो बहरहाल वो जो एक हजीमत है वो है, आप समझे, जख्म उनका ताजा है। ऐसा नहीं कि वो इसको बुला नहीं सकते उसको, बड़ी उनको कारी जरूरत लगी है। और उसके बाद फिर खुशकिस्मती पाकिस्तान की कुदरत ने सपोर्ट किया, हमारे अपने जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप हमारी बहुत अच्छे तरीके से आर्ट्स के लिए, ईरान के मामले में, उससे पहले सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया और तुर्किया के साथ रिलेशनशिप में मजीद डेप्थ आ रही, मिडिल ईस्ट में देखे ना। अब वो इंडियंस के लिए तो बहुत तकलीफ की बात होगी ना। पाकिस्तान को या तो ये था एक जमाने में कि पाक की टर्म सवाल करते थे, अमेरिकन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक नथी करके बिल्कुल ही एक साउथ एशिया के भी बिल्कुल कॉर्नर एक करके, और कहा ये कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के प्लेयर के तौर पर तस्लीम कर लेगी बाकायदा ना। गाजा पीस बोर्ड के तो पहले ही हो चुका था, अभी इसके बाद पाकिस्तान की जो, तो ये सब चीजें उनको तो बहुत बुरी लग रही होंगी, बहुत नापसंद होगी, और वो एक बड़ा जबरदस्त कोई वार करना चाहते होंगे। तो हमें इसलिए बहुत विजिलेंट तो रहना चाहिए, बहुत तैयार भी रहना चाहिए और सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए जो चीजें करो। और बहरहाल हमारे लोगों ने, हमारी जो फौज है, हमारे जो
अस्करी माहिरीन हैं, हमारे मंसूबा साज हैं, फैसला साज हैं, इन्होंने भारत पिछले साल ये साबित तो किया है कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो लोग उन पर क्रिटिसाइज करते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी या फौज हमारी अपना काम नहीं कर रही, बहरहाल उन्होंने बताया सबको कि हम अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब एक्सीलेंट से भी मेरा क्या कहते हैं A+, बल्कि A++। दुनिया को हैरान कर दिया ना खाकवानी साहब, पूरी दुनिया जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चीजें अब तो मजीद इंशाल्लाह उम्मीद है कि, क्योंकि एक तो ये भी हुआ ना, चाइनीज जिनको पाकिस्तान का वेपन जो सब चीजों का बहुत बड़ा एक उनके साथ है, तो वो मेरे ख्याल में मेरे तो मतलब मुमकिन है चीनी हम ट्रस्ट करते हो, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो भी शायद हैरान रह गए होंगे कि हमने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाया, और उनके हथियारों की तो मतलब एक मांग ही बढ़ गई ना, अहमियत ही बना दी। तो पाकिस्तान के लिए अब कहीं से भी कुछ लेना अब मुश्किल नहीं रहा, खासतौर पे चीनी बात से, चाहे वो ज्यादा जदीद या डिफेंस सिस्टम उनकी बातें चल रही है और चीजें चल रही है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने भी बहुत ही शानदार, इसमें कुछ शक नहीं, और उनको तकलीफ तो बहुत हो रही है जितना पाकिस्तान। अब ये देखें ना, अब आप नोट करें कि प्रॉक्सी वॉर्स में कितना इजाफा हुआ है पिछले एक साल में। ये अफगान तालिबान ने के साथ उनका गठजोड़ भी बढ़ा है, फिर TTP की कार्रवाइयां बढ़ी हैं, फिर BLA की कितने बड़े पैमाने पे, अभी BLA के चंद माह पहले जो बहुत बड़े लेवल पे, तो वो प्रॉक्सी वॉर्स भी बहुत बढ़ रही है, और उसमें ज़ाहिर है वो पैसा डाल रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे भाई, हमारे असली दुश्मन है, हमें उनको बिल्कुल, हमें उनसे हर वर्स्ट चीज की हमें तवक्को करनी चाहिए। अच्छा, मैं इसके बाद अगले टॉपिक पे जाऊंगा, लेकिन खाकवानी साहब आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो इंडियन मीडिया का कॉन्फिडेंस है, ये कैसे आता है सर? सर बात ये है कि मैं आपको कहना तो नहीं चाहता, बहुत सख्त गैर पार्लिमानी लफ्ज है, लेकिन डटाई, बेशर्मी और बेहयाई अगर पूरी तरह आप हमारे सराइकी में कहते हैं कि मतलब मुंह को मल लिया जाए ना, फिर ठीक है, फिर कुछ भी। बल्कि मैं एक बात हो रही थी, दोस्त थे, उसने मुझे एक पश्तो की कहावत सुनाई, उसने कहा पश्तो में ऐसे मौके पे कहा जाता है कि अगर मुंह काला करना हो ना, फिर बड़े तवे का इंतखाब किया जाए। तो हमारे बदकिस्मती से जो इंडियन मीडिया है ना, देखे ना, बिल्कुल नॉनसेंस उनका रवैया रहा है इंडिया में खुद भी। अब तो फिर बहुत सारे उनके ऐसे भी हैं कि ये एनालिस्ट जो खुल के बात कर रहे हैं, मतलब मजाक बनाया ना उन्होंने कि बिल्कुल, यानी अब खास तौर पे लाहौर में जो उन्होंने वो नेवी जहाँ से बरामद कर ली, और लाहौर की बेचारी हमारी टूटी फूटी केनाल है, कभी उसमें पानी होता है कभी नहीं होता, तो उन्होंने उनको लगा शायद ये समंदर के किनारे पे लाहौर वाक़ है, तो वो ये कराची को जिस तरह, और सारा वो तो ऐसे था जो मजाक बन गया ना, उनका खुद ही तमाशा बना, जिन्हें उनके मीडिया ने अपना भरम ही खो बैठा सारा, और इंग्लिश मीडिया भी, और NDTV वगैरह को हमारा ख्याल था कि संजीदा लोग हैं इनमें कुछ, लेकिन वो भी सारे मौजूद थे, और उसमें तो कुछ तो ऐसे थे जो बिलागर वगैरह, मतलब ध्रुव राठी वगैरह भी उन्होंने भी मायूस किया उस मौके पे। तो वो एक लहर थी, एक वेव थी, सब बह गए, और उन्होंने बहुत ही, मतलब बहुत से लोग एक्सपोज हुए। इंडियन बड़े बड़े बिलागर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब उनके एक खान सर मशहूर हैं, अभी मैंने पॉडकास्ट की, वो इतना शर्मनाक और ऐसी फजूल उन्होंने बातें की, मैं हैरत हुई कि ये बंदा अपने आप को टीचर कहता है और वो लोगों को पढ़ाता है ये। तो बात ये है कि जब आप तासुब में और उसमें आप प्रोफेशनलिज्म खो बैठे, तो बस फिर वही वाली बात है कि बस वो अगर मुंह करना ही है काला, तो फिर बड़े तवे का इंतखाब किया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर थोड़ा सा ये बताएगा कि हम जो देख रहे हैं मुज़ाकरात के सेकंड राउंड की इस्लामाबाद में बात हो रही है, 2-3 हफ्ते से बात की जा रही है, मुख्तलिफ आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल अखबारात ये दावा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बयान जो बदलते हैं ट्रंप के, और ये जो हमें एक डिले नज़र आ रहा है, क्या वजूहात इसके पीछे नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एफर्ट से, मीडिएशन से जो एक वाइट फ्लैग लहरा दिया गया था, अभी तक वो कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, और आपने देखा 1 महीने से जो जंग बंदी है, और बहुत सारे, देखिए जब जंग को अख्ताम होना होता है तो बहुत सारे इसमें अवामिल शामिल होते हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि ज़माने अमन पे जाया जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि एक इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, और वो अपने आप में पसपाई कैसे अख्तियार करे जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हों, फिर उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी हजमनी है। अब वो कोई ना कोई तो सेफ पैसे चाहिए होता है। देखिए, बंद गली में आप चले जाएं तो आपको रास्ता निकालना पड़ता है। जब एक तरफ बहुत ही कमज़ोर मुल्क जिसके पास कुछ भी नहीं है, और एक तरफ दुनिया का ताकतवर तरीन अकेला मुल्क, तो वो चीज़ें आप ज़माने अमर की तरफ जब जाएंगे, अब मेरे ख्याल है कि चीज़ें तो बहुत साल हो चुकी हैं। बस आपको पता है कि जो वो पट्टी है उसी का थोड़ा सा रोला है। मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके पास क्लिप भी हो,
मैंने ये कहा था कि ये मामलात में भी जब सदर ट्रंप का दौरा होगा चाइना का 15 मई के बाद से, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, जो कि ईरान को भी किसी ऐसे ताकतवर मुल्क की एक गारंटी की ज़रूरत है जब उस पर फ्यूचर में कोई हमला ना हो। तो मुझे ये लग रहा है कि रशिया चाइना एक किरदार ज़रूर अदा करेंगे और ख़ित्ते में अमन लाने के लिए। देखिए सिर्फ जो पीस है, पीस प्रोसेस अमेरिका और ईरान का नहीं है, पीस प्रोसेस के साथ बहुत से और मुल्क जुड़े हुए हैं। लिबनान जुड़ा हुआ है, शाम जुड़ा हुआ है, मिस्र है, बाकी यमन है, फिर जो फ़लस्तीन का गज़ा की पट्टी है वो है, फिर इसराइल बज़ाते ख़ुद है। लेकिन मामला तो यहाँ तय होने कि फ्यूचर में इसराइल को ना ईरान पे अटैक करे और ना जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं हिज़्बुल्लाह की सूरत में, हमास की सूरत में, इश्यूज़ ये आते हैं। देखना हमास या हिज़्बुल्लाह तो किसी मुल्क के उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे लिबनान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर जो हिज़्बुल्लाह है उसका अपना एक रोल है। तो जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनके साथ तो पीस ट्रीटी दुनिया भर में नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं, जिस तरह वो कहते भी हैं, अब उनके साथ बातचीत कैसे की जाए। ज़ाहिर है ईरान जब ज़माने अमन की तरफ जाएगा, पीस ट्रीटी होंगी, तो ये सारे के सारे मामलात यकसोई में हल होंगे। अब दुनिया तो यही चाहती है, एक ईरान की फतह ज़रूर है कि इस पूरी जंग में ईरान ने और ईरान की हिकमत अमली ने न सिर्फ अमेरिका को सिलेक्ट किया, बल्कि हमारे जो अरब ममालिक हैं उनमें भी ये चीज़ एक पैदा हुई है कि हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, हम अपने अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, अगर उसको सामने लाया जाए, वो है मार्च 2002 का एक एकॉर्ड हुआ था जिसमें किंग अब्दुल्ला ने एक सरबराही की थी गल्फ़ कंट्रीज़ की। उसमें ये तय पाया था कि अगर हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो हमें ना चाहते हुए इसराइल के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। आज भी वो जो डॉक्यूमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है, अगर उस पर कोई चीज़ें इनिशिएट होती हैं और जिस तरह हमारी पूरी दुनिया में गुडविल बनी है और अरबों के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप बने हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम लेके अरबों के साथ फिर एक डील डायलॉग करें, तो मेरे ख्याल है कि देखिए किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क को एलिमिनेट करना या उसको आइसोलेशन में रखना, या उसको हम ये कहें कि आपको हम हस्ती दुनिया में बिल्कुल रहने नहीं देंगे, सफ़र हस्ती से मिटा देंगे, जिस तरह ट्रंप ने ईरान के मतलब कहा था, तो ये बड़ा मुश्किल होता है और पूरी मज़हब दुनिया में ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो एक पीस ट्रीटी के हवाले से, पीसफुल एक मैसेज कन्वे के हवाले से या अपनी सफारत के ज़रिए दोनों ममालिक को करीब लाने में जो किरदार अदा किया, वो अपनी मिसाल आप है। और हमें दुनिया में मेरे ख्याल है कि जो एक मकाम मिला है, ये अपनी मिसाल आप है। हम अब चाहते हैं कि ये जो गुड विल हमारी बनी है, हमारी वजह से बनी है, इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट हमारे यहाँ मुल्क में भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ़िज़ा है वो थोड़ी सी ज़रिए क्रिटिकल ज़रूर है। हम चाहते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को बजाते खुद एक अच्छा इमेज मिल रहा है, दुनिया तारीफ़ कर रही है, तारीख़ में लिखा जाएगा, अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा। और हमने अपनी सफारतकारी के ज़रिए 1 अरब 30 करोड़ मुल्क की आबादी को आइसोलेट कर दिया है। एक ऐसा मुल्क जिसकी दुनिया में एक बात से मानी जाती थी, और उसने हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया, और फिर जो हमारे खिलाफ उनके अफगानों के पिछले रजीम में 9 सफारत खाने थे, कौंसल खाने थे, वो जो काम कर रहे थे अब भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देख लें, KPK के बॉर्डर पे, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि ये जो महीना है हमारे सारी बैठेगी, और जो पीस प्रोसेस का जो क्रेडिट है ज़रूर पाकिस्तान में हिस्से में आएगा। अब फिर याद रखिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ी कोई ख़बर नहीं है, इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं है, और इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में जब दोनों तरफ से जो आपकी फिंगर है वो ट्रैगल पर हो, तो और दुश्मन कूदते हैं। राइट सर, मैं मलिक साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लोग सब बताइएगा, आप नाए हुर्मस का मामला हल होता नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जितना पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान में भी, खैर पाकिस्तान में तो हम लेवी टैक्स बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो हालात काफ़ी क्योंकि ख़राब हो रहे हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, अब नाए हुर्मस का मामला जो है वो हल होना ही है, क्योंकि ये फ्लैश पॉइंट है दुनिया के लिए और रेड लाइन है ईरान के लिए, क्योंकि दुनिया इस पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी कि इसको बंद रखा जाए या इसको ब्लॉकेज जो है वो की जाए। ये प्रेशर ही था ना, ये सारा जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो बंद किया गया, तो ये पाकिस्तान का भी प्रेशर था और दुनिया का भी प्रेशर था कि इस नाए हुर्मस को जो है वो इसको खोला जाए और एक जो है वो बिजनेस फ्रेंडली
एक रूट जो है उसे डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो जहाज हैं, जो वहाँ फंसे हुए जहाज हैं, या जो रूट पे चलने वाले जो शिप्स हैं, जो टैंकर्स हैं, वो आराम से अपनी मंजिल पर सेफली जो है वो पहुंचे। अब देखें, अब ये जो इतलात आ रही हैं, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो बंद किया गया है ट्रम्प की तरफ से, ये इस बात की तरफ जो है वो इशारा है कि दोनों वाला के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो काफी हद तक मामला जो है वो तय कर लिए गए हैं। और इतलात यही आ रही हैं कि विद इन 2 or 3 days जो है वो 48 आवर्स में ये कोई ना कोई एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकता है। वन पेपर जो है वो एजेंडा है, वन पेपर एक एग्रीमेंट है, और इसमें जो है वो काफी सारी चीजें तय कर ली गई हैं। नेचुरली पाकिस्तान सालिस है, और पाकिस्तान जो है उसने एक इंतहाई अहम रोल प्ले किया है, और मुज़ाकरात तो अब भी जारी हैं। पहले डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे थे, अब जो है वो बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं थ्रू पाकिस्तान। जो है वो दोनों मुल्क कनेक्टेड हैं, और दोनों मुल्कों की जो है वो नुकात और डिमांड्स और जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं एक दूसरे के दरमियान। तो मामला जो है वो अब ये लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि मामला काफी हद तक जो है वो तय कर लिए गए हैं तो अब फाइनल एग्रीमेंट होना है, और हो सकता है कि ये भी इत्तलात है कि ये एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान में साइन हो। और जब अगर पाकिस्तान में साइन होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी वादा कर रखा है कि वो शायद खुद इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने और पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आके जो है ये एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हो। तो चीजें फाइनल शेप में हो चुकी हैं। किसी भी वक्त जो है वो ये एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो दौरा चीन है, वो चीन जाने से पहले पहले जो है वो कोई ऐसा करना चाहते हैं कि उनकी जेब में कोई पीस टॉक्स हो, कोई पीस एग्रीमेंट हो। और चूंकि वो इस खित्ते में आ रहे हैं, चाइना जो है वो इस खित्ते का बड़ा प्लेयर है, और उसका एक असर रसूख है। तो चाइना जाने से पहले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस मामला को निपटाना भी चाहते हैं, और अच्छे तरीके से निपटाना चाहते हैं कि जाहिर बात है चाइना का भी तल्लुक वास्ता है ईरान के साथ, उसके साथ ट्रेड है मामलात हैं काफी सारे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज वो साथ लेके जाएं जिसपे चाइना के अंदर जो है वो सवाल उठाया जाए, चाइना के अंदर जो है उनको इस चीज का जो जवाब जो है वो देना पड़े कि वो ईरान का मामला या अपना हरमल का मामला हल क्यों नहीं हुआ, और उसका वो क्या चीजें हैं। तो इसलिए जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी कौम को जो है वो इस सारी जंग को जस्टिफाई करना है, और अपनी कांग्रेस को जस्टिफाई करना है, वहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये पूरी दुनिया को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें क्या क्या हुआ। क्योंकि ईरान का अगर हम देखें, ईरान और अमेरिका की अगर हम जायजा लेते हैं कि इस जंग में किसने क्या खोया, तो डेफिनेटली ईरान के अंदर तबाही हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे कई ज्यादा जो है वो बर्डन जो है वो अमेरिकी इकोनॉमी पे पड़ा है। कई अरबों डॉलर जो है वो इस जंग में उसको उन्होंने झोंक दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। जो उनका असला का जखीरा था वो कोई अराउंड 45% जो है वो सारा झोंक दिया है, जिसे अब बनते बनते जो है वो टाइम लगेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसे अमेरिकी अवाम देख रही है, कांग्रेस जो है वो उसमें बैठी हुई जमातें देख रही हैं, दुनिया सारी जो है उसको वॉच कर रही है, दुनिया उस पर बातचीत कर रही है, मीडिया की आंख उस पर है, तो सारा वो रिपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए अब ये मामला जो अगर अगर हम एक लफ्ज में अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प को पूछा जाए कि ये जंग में उन्होंने ये जंग उन्होंने शुरू क्यों की, क्या मकसद क्या थे, तो उनके पास कोई लॉजिक कोई नहीं है, कोई जवाब को नहीं है। ये वही एटमी सलाहियत थी जिसे जो है वो इसराइल के साथ जंग में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बमबारी करके ये क्लेम कर चुके हैं कि मैंने उनकी जो है वो एटमी जो तनसीबात थी वो सारी खत्म कर दी हैं। तो फिर जंग किस बात की हुई? तो इसलिए तो फिर ये सारी चीजें अगर हम पूछें तो फिर उनके पास जवाब को नहीं है, जस्टिफिकेशन को नहीं है। तो अब ये चाह रहे हैं बार बार, कभी वो एग्रीमेंट की बात करते हैं, कभी जो है वो
तेल की बात करते हैं, कभी अपना हरमज की बात करते हैं, तो वो खुद चाह रहे हैं कि मामला खत्म हो ताकि वो आगे बढ़े हैं। इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका के अंदर, और सारी चीजें चल रही हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी जमात जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक इसलिए है मेरा सर। ये ख्याल है कि विद इन 48 आवर्स ये मामला हल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। खाकवानी साहब, आप किस तनाजुर में देख रहे हैं करंट सूरत हाल को? दोबारा से जंग शुरू होने का कोई खतरा आपको लग रहा है? जबकि ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी कहा है कि अमेरिका की तरफ से की जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि उस तरह की जंग दोबारा होगी शुरू, क्योंकि अमेरिकन भी और प्रेसिडेंट ट्रम्प खास तौर पे वो जंग से निकलना चाह रहे थे। अब नजर आ रहा था वाज़ेह तौर पे, वो उनको शायद एहसास हो गया था कि जंग में जाना उनकी गलती थी और बुरी तरह फंस के, और जो मकासद थे वो मकासद पूरे नहीं हुए। तो वो अब जब एक जंग बंदी हो गई है, अब उसके बाद फिर दोबारा जंग करना, और इतने बड़े जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही, जिसमें सब चीजें मैं तबाह कर दूंगा, तो वो तो मेरे ख्याल ट्रम्प का दौरा चीन बिल्कुल बिल्कुल ही सर पे है, यानी उसमें सिर्फ 5 दिन ही रह गए बिल्कुल। 14 और 15 को उनको मुलाकातें होंगी। अच्छा, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये तो पूरी कोशिश है, सरतोड़ कोशिश है कि ये उससे पहले हो जाए डील। ये अभी इसलिए वो आज रात को वो कह रहे थे कि मैं खात भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब 24 घंटों में या 48 घंटों में, जिस तरह करके ये चीजें चल रही हैं, कोशिशें हो रही हैं अमेरिकन की। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ईरान, क्योंकि अगर ये एक समझा जा रहा है, एक तासुर ये है कि अगर ये मामला सेटल हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जरा बेहतर पोजीशन में चाइना जा सकेंगे, उनके पास और मामला होंगे बात करने की, आगे नहीं। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि चीन का तो बड़ा ईरान के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और वो ईरान बहुत अप्रिशिएट भी करता है, चाइनीज एयर सपोर्ट कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे और पोजीशन में हैं। तो ऐसे मुझे ऐसे तासर ये भी मिल रहा है, और ईरान से भी जो हमारे सोर्सेज हैं, जर्नलिस्ट जो कुछ, वो भी ये तासर दे रहे हैं कि शायद ईरान इससे पहले ऐसे ना करे। यानी चीन के दौरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौरा चीन से पहले बाकायदा डील, जिस तरह की जो जैसे वो ग्रैंड डील चाहते हैं ना, बड़ी डील, उस तरह की शायद वो ना हो। और मुमकिन है चाइना खुद भी शायद ये चाहता हो, उनको फिर ईरान को ये है कि वो चाह रहे हैं कि उसमें ये जो ईरान अपना हरमुज का मामला भी और मामला भी जेर बहस हो, वो जो मुलाकात एक समिट भी एक तरह की है दोनों मुल्कों के, और दोनों सुपर पावर ये सब हैं उनके सरबराहों की, तो उसमें उनको ईरान को ये है कि शायद हमारे लिए कुछ थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए, या कुछ चीन हमें कुछ थोड़ा सा बेहतर डील करा सके। अब अगर ट्रम्प का, अब मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर पीछे क्या चीजें चल रही है, अब तो ज़ाहिर कुछ चीजें सामने आ रही है ना, कई चीजें तो मीडिया से बाहर रखी गई है और खुफिया रखी गई है, और अब एक मतलब इवन अमेरिकन मीडिया में भी कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं हो पा रही। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प हर हाल में इसको कामयाब बनाना चाहते हैं, तो फिर वो मुमकिन है कोई ईरान की किसी शर्तों में, कोई दरमियानी सी शर्तों में कहीं कोई रास्ता निकाल ले, एक अबूरी किस्म के एग्रीमेंट कर ले। ये भी होता है ना कि कुछ चीजें कर ले, अपना हरमुज खुल जाए, ब्लॉकेट अमेरिकन भी अपना खत्म कर दें, वो भी ओपन हो जाए, और फिर ये कि अगले 30 दिनों में, ये भी बात चल रही है कि 1 महीने में या 2 महीनों में आगे मुज़ाकरात चलते रहे, न्यूक्लियर के वाले से और चीजों के वाले से, कुछ चीजों में, मामलात में। तो ये इस तरह का भी कुछ हो सकता है। अब ये देखना है कि ईरानी मतलब क्या सोच रही है, और पीछे चीन का या ईरान के दरमियान मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी अभी उन्होंने अब्बास अरागची ने वहाँ चाइना का विजिट तो किया उन्होंने, 10 दिन पहले ही किया, तो ये भी एक पहलू सामने है। लेकिन मुझे जंग का चांस कम लग रहा है। ये तो इस तरह का तो है कि जिस तरह ये छोटी मोटी कार्रवाइयां वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ईरान भी किसी जहाज पे कोई रॉकेट मार देता है, उन्होंने भी कुछ इनकी कश्तियां तबाह कर दी, कुछ चीजें इस तरह कर दी। ये तो इस तरह की तो चलता रहेगा, ब्लॉकेट होने में और ब्लॉकेट को नाकाम रहने की कोशिशों में, इस तरह का। लेकिन ये कि अगर ईरान की तरफ से साफ जवाब देना, और ईरानी भी कोई ऐसा साफ इनकार करने की पोजीशन में नहीं है ना, वो कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर पे भी लचक तो पैदा हो चुकी है काफी सारी। अब उसमें ये है कि ज्यादा ये चीजें चल रही है कि जो यूरेनियम है वो किस में थर्ड कंट्री को जाए, किसको जाए, या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, ये इस तरह की कमिटमेंट कि हम नहीं करेंगे, या और उसके बदले फिर वो चाह रहे हैं कि हमें डैमेज जो हुआ है वो मिले। अब 120 बिलियन डॉलर के भी है कि वो जो बहुत सारे के पास पैसे वो वापस मिलते हैं, पाबंदियां खत्म होती है नहीं होती, इस तरह की बहुत सी चीजें चल रही हैं दोनों तरफ से एक बार। और आप देखें, याद रखें कि ईरानी बड़े टफ बार्गेनर है, और बार्गेन मतलब जो 2015 का जो एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले बड़ा टाइम लगा था उसमें, और कोई 1 साल से ज्यादा लगा था, और अमरीकियों को भी ना नाखून चने चबाए थे उन्होंने ना, बड़े लंबे लंबे सेशन किए थे। और इन कामों में अब देखा ना, यहाँ जो आए थे ना, आपको याद होगा जब
जो पहले मुज़ाकरात के लिए आए तो उसे पता लगा कि वो सैकड़ों पेजेस के उन्होंने नोट्स बना के और एक ही क्लास के लिए 50-100 अपने को प्रिंट आउट निकाल के और लंबा चौड़ा पूरा प्लान करके और बिल्कुल सही सर, उनके एक्सपर्ट्स लेके आए हुए थे। बिल्कुल सही। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी जी, सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने से ज्यादा आगे जाती है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तेमाना रास्ता निकालने की कोशिश होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह चाह रहे हैं चीजें उस तरह नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब ये 2 दिनों में अगर ब्रेक थ्रू होता है तो फिर अमेरिका को कुछ नीचे आना पड़ेगा। मेरे नहीं लगता कि ईरान उसमें पीछे है। ईरान इतना जल्दी, ईरान की नर्व मजबूत है और उन्होंने मुजाहरा किया भी है। ऐसा नहीं कि ये धमकी से कि मैं दोबारा ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर दूंगा या तबाह कर दूंगा। ईरानी इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं है, इतना जल्दी विड्रॉ करने वाले नहीं है। तो या तो ये है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में प्रेसिडेंट ट्रम्प की कुछ चीजें मान लें और एक अबूरी से एग्रीमेंट कर लें या बाकायदा एग्रीमेंट कर लें, डील हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए। आज गालबन तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ये बात कही है कि ये जो इसका जो मुआहदा होगा पाकिस्तान में होगा। अल्लाह करे ऐसा हो और हमें एक अच्छा मौका मिले। हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान की नेकनामी और अच्छा बने। नहीं तो फिर अगर ये कि फिर ये चीन का ये दौरा होगा और दौरे के बाद ही मामला तय है। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला मलिक साहब, आप मैं एंड पे जो है वो चाहूँगा कि हम थोड़ा सा डेरा गाजी खान के साने पे बात करें, जहाँ पे 4 बच्चों की शहादत हुई, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो गिरी उनके ऊपर। तो उसके ऊपर मैं देख रहा था कि वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं, FIR नहीं पहले जो है वो दी जा रही थी, उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए उस्ताद, बड़े अफसोस की बात है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के राइट्स है ना, वो बच्चों के हैं। आपने देखा होगा कि जब ईरान इजराइल अमेरिका जंग में, जब अमेरिका और इजराइल ने स्कूलों पे हमले किए, 80 बच्चे शहीद किए गए, तो पूरी दुनिया में कोहराम मचा, पूरी दुनिया ने कंडेम किया। और जो पीस मेकर थे, हमारे जैसे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से बाहर निकले। ये जो इंसिडेंट हुआ बड़ा दिल खराश है कि मासूम बच्चे शहीद हो गए। तादाद आ रही है वो 4 बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वहाँ से है वो 12 बच्चे हैं। जी ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि 600-700 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमतें हैं वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कहीं खाते में नहीं लाती, ना ही कभी कोई सर्वे। और ये आई गेस शेख अकरम साहब हैं जो काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, जिसपे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही। तो ऐसे ही होता है ना सर, हो भी जाए तो क्या होगा। हमने माजी में भी देखा है कि FIR होती है। FIR क्या फ़ायदा जब तक सर अपना कोई ऐसी चीज़ नहीं आती और वो चीज़ें सामने नहीं आती, उस वक्त तक तो ये चीज़ें होती रहेंगी और वो मामला सामने के सामने चलते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और जो असल हक़ाइक़ है वो सामने, न सिर्फ इस मामले में बल्कि जो स्कूल इंतज़ामिया है, जो CO एजुकेशन होता है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है, या बाकी डिपार्टमेंट होते हैं, वो गाहे बगाहे इस किस्म की जो इमारत होती हैं उनके सर्वे करनी चाहिए और ऐसे जगहों पर बच्चों के स्कूल खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। पहले एक दफ़ा मैंने 2-3 साल पहले एक सर्वे किया था, 5500 ऐसे इदारे थे जो कि महकमा तालीम के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं थे। देखिए वो छोटे छोटे जगहों पे स्कूल बना लेते हैं। अब इसमें भी ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि जो छत के ऊपर ना कुछ सामान ऐसे मटेरियल पड़ा था कि उससे बोझ नहीं बर्दाश्त हुआ, या वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी या जो भी था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो है जो वहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल जो भी है, जो निगहबान होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है, उसको बुक। फिर जो मालिक है, ठीक है, जो बिल्डिंग का मालिक था, लेकिन क्या तमाम कुछ कर देने से, FIR होने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? वैसे भी जो हमारे इंसाफ के इदारे हैं दुनिया में, हमारा 139वां नंबर है इंसाफ डिलीवर करने में। बिल्कुल सही। मैं बलोच साहब से और फिर खाकवानी साहब तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हम ये मुतालबा करते हैं कि न सिर्फ इसकी एक बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि जुडिशल इंक्वायरी के बाद जो भी कल्प्रिट सामने आता है उसके खिलाफ बिल्कुल तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, ये भी मीडिया में खबर आई है, उनको भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ से तो उठा रहे हैं, बाकी मीडिया पे जी हम भी इंशाल्लाह यहाँ से भी उठाएंगे। और मैं आपको मालूम भाई क्या करें, ये भी तो है ना कि किसी के अखबार बंद कर देते हैं, किसी की ज़बान बंद कर दें, किसी ऑफ एयर कर दें। हम इनसे भी मुतालबा करते हैं कि देखिए जो मीडिया होता है ये ऑक्सीजन होता है, ये सोसाइटी के वॉच डॉग का किरदार अदा करता है। जब हम मीडिया की आंखें और मुंह बंद कर देंगे, कान बंद कर देंगे, तो सोसाइटी कोलैप्स कर देती है, बहरापन आ जाता है। तो हम अपनी इंतजामिया से भी 12 बच्चों की शहादत जो है वो बताई जा रही है, रिपोर्ट 4 हो रही है, बताइएगा सर क्या कहेंगे? कल्प्रिट्स अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। देखिए अफसोसनाक वाक़या है सर,
जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जो बिल्डिंग्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, जहाँ भी हो, इनका सेफ्टी सर्वे जो है वो नहीं होता। और इंतजामिया पे ये लाजिम होता है कि वो अपने एरिया में जितनी भी ऐसी बिल्डिंग हैं जिसमें कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, कोई मॉल्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऐसी बिल्डिंग का जो है वो सेफ्टी सर्वे लाजमी होता है। और गाहे बगाहे फायर ब्रिगेड वाले, सिविल डिफेंस वाले, इंतजामिया जो है वो उसको चेक करती है। लेकिन अब मामला क्या है कि इस बिल्डिंग को चेक क्यों नहीं किया गया? इस बिल्डिंग के का जो ओनर है उसको क्यों पाबंद नहीं किया गया कि वो तमाम सेफ्टी टूल्स को यकीनी बनाए, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको यकीनी बनाया जाए। उसको अब उसके खिलाफ अब बता रहे हैं कि कार्रवाई भी नहीं हो रही। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अगर वो उसमें कसूरवार है, बच्चों की शहादत हुई है, बच्चों के वालिदैन हैं, बाकी बच्चे जो है वो उसमें हैं, तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी या जब तक उन्हें पूछा नहीं जाएगा उसामा कि वो इनकी जो देखें जहाँ पे गैदरिंग होती है या जहाँ पे कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोगों का आना जाना है। आप कराची का जो भी रिसेंटली आतिशबाजी का वाक़या हुआ उसकी मिसाल लेकिन ले लें एक बात ना, एक बात कहने दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ जिम्मेदारी हम वालिदैन पे भी पड़ती हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़ के स्कूलों में उसके बाद पूछते ही नहीं है। हमें भी देखना चाहिए कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसकी बिल्डिंग कैसी है, शिकस्त हाल तो नहीं है, कुछ ऐसे हालात तो नहीं है, कोई जब इंतजामिया नहीं पूछती सर, इंतजामिया नहीं पूछती तो वालिदैन कौन? और वालिदैन को पता नहीं एक्चुअल सिचुएशन दिखाई भी जाती है या नहीं। खाकवानी साहब सर, मैं आपका कमेंट भी जरूर चाहूंगा इस पे। तो मैं तो सच्ची बात है बहुत ही ऐसा मतलब मैं तो उसको डिटेल ही नहीं पढ़ सका। आपने बाकी इतना अफसोसनाक है और ऐसा मतलब देखिए क्या कहा जाए इस पे। देखिए बसंती है कि हमारे यहाँ ऐसे वाकई बार बार होते हैं। अभी कभी हम देखते हैं किसी पार्क में जो झूला है वो झूला गिर जाता है, पता लगता है कि सालों से उसकी मेंटेनेंस किसी ने चेक ही नहीं की कि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन वो कमरा है वहां पर उन्होंने बिठा दिया है और वो पूरी छत गिर गई है और बच्चे और कैजुअलिटीज, अल्लाह माफ करे। मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब्दुल मलिक साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, जो फलोज साहब ने सही कहा कि अब ये इंतजामिया को भी, वालिदैन को भी, सबको ज़ाहिर करना तो चाहिए। लेकिन वो बात वही है ना कि बहुत सी दफा आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि बाज़ औक़ात वालिदैन को पता भी नहीं होता, इतना ना एक्सेस नहीं मिल रही होती ना, या वो एक कमरा बन रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको ये तो अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ बिठा देंगे। जी बिल्कुल ये तो स्कूल की अपनी, लेकिन इस पे सीधा साधा मर्डर केस होना चाहिए भाई। जिन लोगों ने किया है कत्ल का मुकदमा उन पे होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। उनको सजाएं इतनी सख्त, देखिए एक ही सिर्फ रास्ता है ना कि सजा इतनी सख्त मिले, जो हो गया नुकसान में तो हो गया सो ना, उसके तो जो लोग कंपनसेशन साहब सिस्टम भी तो इजाजत नहीं दे रहा ना। मैं आज शाम तक राब्ते में था, मैं आज शाम तक जो है वो राब्ते में था वालिदैन के से या जो लवाहिकीन है उनसे। उनको तो FIR की कॉपी तक नहीं दी जा रही थी, कुजा ये कि उस शख्स को पकड़ना और पकड़ के फिर जो है वो करार बाकी सजा देना। सिस्टम भी बड़ा वीक है। नहीं जी, हमारे यहाँ तो देख रहे पंजाब में तो बच्चों की माँ है। आप देखते हैं कि जो बच्चों की माँ है वो इन बच्चों की सुतेली माँ बनती है या रियल मदर बनती है। पूरे सूबे की उनको होना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं ना जी। बिल्कुल, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। हम गुजारिश करते हैं सूबे की माँ से कि वो जरूर हरकत। जी बिल्कुल से, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।